आइए आज हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कारकों के बारे में जो कि किसी भी लर्नर को प्रभावित करते हैं और उन कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शिक्षक को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी और अपने पढ़ाने के तौर तरीक़ों और स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस करने चाहिए। और इससे पूर्व स्लाइड में हमने आनुवांशिकता से संबंधित उस कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरे महत्वपूर्ण घटक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसे वातावरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो वातावरण से क्या मीनिंग है, एक लर्नर के आसपास में किस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से उसका संतुलित और सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कम्युनिटी बैकग्राउंड के बारे में। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि अलग अलग परिवेश से आने वाले बालक सभी की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो है वह अलग अलग पाया जाता है। किस प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में एक बालक का विकास हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से मूल्यों का विकास हुआ है, उसने कौन कौन से मैनर्स को सीखा है और अपने क्रिया रूप में वह किस प्रकार से अपनी मानसिकता का उपयोग करता है और उसके चिंतन का तरीका क्या क्या है। यहाँ पर 2 स्लाइड के थ्रू आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि एक सिटी एनवायरनमेंट जहाँ पर सभी कुछ व्यवस्थित, पढ़ाई के तौर तरीके, एक संतुलित दिनचर्या और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर जो एक लर्नर विकसित होता है उसका मानसिक चिंतन उन लोगों की अपेक्षा बिल्कुल अलग पाया जाता है जो कि एक किसी ऐसे एनवायरनमेंट में विकसित होते हैं जो इन कंपैरिजन टू सिटी कल्चर किसी न किसी मायने में डेप्राइव्ड होता है, जहाँ पर आर्थिक विषमता पाई जाती है, जहाँ पर लोगों के पास में साधन और संसाधनों का अभाव होता है। तो अधिकतर वहाँ पर बच्चे पढ़ते तो हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन स्कूल के बाद का जो एनवायरनमेंट उन्हें उपलब्ध होता है, अपने साथी समूह, अपना आस पड़ोस और अपने आसपास में सोचने समझने वाले जैसे लोग उन्हें मिलते हैं, तो कहीं न कहीं वे उनकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं और इस कारण से उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है उन सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के कारण से प्रभावित होता है। तो ज़्यादातर उदाहरण के तौर पर यदि हम ये समझना चाहें तो आप देखिए कि जो भी पेरेंट्स आज अपने बच्चों को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, बहुत उन्नत बनाना चाहते हैं, तो वे हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर किसी भी घर की तलाश करते हैं कि वहाँ पर आसपास की सोसाइटी कैसी होगी, वहाँ पर हमारे बच्चे को कैसा वातावरण मिलेगा जिसके थ्रू उसकी परवरिश होनी है, रात दिन वहाँ पर उसके पीयर ग्रुप्स में अनेक प्रकार के फ्रेंड्स बनने हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि आपका सामुदायिक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, उसी के अनुसार आपके पढ़ने लिखने के तौर तरीके, आपके सोचने समझने के ढंग में परिवर्तन आता है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें, यहाँ पर फिर एक स्लाइड के माध्यम से आपको ये बात स्पष्ट की गई है कि ज़्यादातर सिटी कल्चर के बच्चों और ग्रामीण परिवेश के बच्चों की तुलना की जाए तो वहाँ पर आप देखें कि सिटी कल्चर में बच्चों को जितने सुख सुविधाएं और साधन उपलब्ध होते हैं उसके कारण से वे टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साउंड पाए जाते हैं, उनमें जो है वो अग्रगामी चिंतन पाया जाता है, भविष्य के प्रति वो चिंतित होते हैं और कहीं न कहीं शुरुआत से ही अपने करियर को ध्यान में रखते हुए रोजगार उन्मुखी शिक्षा की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं और अपना हर कार्य बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर रूरल बैकग्राउंड में कहीं हम तुलनात्मक रूप से ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा पाया जाता है कि उनको मिलने वाली जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, जो पढ़ने के लिए उनको स्कूल उपलब्ध होते हैं, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में वो अपने पेरेंट्स के थ्रू शिक्षित पोषित होते हैं, तो
उनके पेरेंट्स जब अनपढ़ हों या कम पढ़े लिखे हों तो निश्चित रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव उस पीढ़ी पर आता है जो कि विकास की ओर अग्रसर है। तो मुख्य रूप से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कौन कौन सी सुख सुविधाओं से संपन्न है, कैसे कैसे साधन हमें उपलब्ध हुए हैं, इसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो पाया जाता है। इसी क्रम में एनवायरनमेंट में जो अगला घटक हम लें तो वह है विद्यालय। जैसा कि हमने सामुदायिकता के बारे में पढ़ा कि हमारा समुदाय, समाज, हमारे आसपास के परिवारजन किस प्रकार के हों, उसी क्रम में विद्यालय एक अति महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि यदि आप पूरे लाइफ स्पान की स्टडी करें तो आप पाएंगे कि जो हमारे जीवन का मूल आधार है, जहाँ हमारी नींव का निर्माण होता है, वह है विद्यालय। और लगभग विद्यालय में एक बच्चा 14 से 15 साल व्यतीत करता है कम से कम। तो वहाँ पर होने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, किस प्रकार का कल्चर आपको वहाँ मिला, किस तरह के टीचर्स वहाँ पर मिले, किस प्रकार का एनवायरनमेंट या कैसी परिस्थितियों में आपने अपना शिक्षा जो है वो ग्रहण की, ये सारी चीज़ें बहुत हायर करती हैं कि आपका विकास किस प्रकार से हुआ है। और स्कूल के 3 अति महत्वपूर्ण कारक जो आपको स्लाइड पर देखने में आ रहे हैं कि सबसे पहला टीचर्स। और निश्चित रूप से विद्यालय, जैसा कि हम जानते हैं कि केवल इमारतों से और अच्छी प्रयोगशालाओं से निर्मित नहीं होता है, बल्कि विद्यालय की नींव होते हैं वहाँ के बहुत अच्छे शिक्षक। और यदि शिक्षक कॉम्पिटेंट हैं, नॉलेजेबल हैं और कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, आपके अध्ययन अध्यापन की चिंता करने वाले हैं, तो उन अध्यापकों की मदद से आप निरंतर अपने उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। हेल्पफुल नेचर के, कोऑपरेटिव नेचर के जितने टीचर्स आपको मिलते हैं, जो अपने विषय में महारत के साथ साथ में कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपकी गाइडेंस और काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पाया जाता है। और उन टीचर्स की बदौलत ही, जैसा कि हम गुरु शिष्य संबंध के अंतर्गत भी ये पढ़ते हैं कि एक शिष्य पर जितना प्रभाव अपने टीचर का होता है, उतना शायद अपने माता पिता का भी नहीं होता है। और कारण स्पष्ट है कि हम अधिकतर समय जो है वो परिवार के अलावा अधिकतम विद्यालय में व्यतीत करते हैं। दूसरी बात आती है वहाँ पर उपलब्ध होने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में, जो कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वहाँ का फर्नीचर, वहाँ पर काम करने के लिए जो आपको लैब उपलब्ध होती है, कंप्यूटर लैब कौन कौन सी वहाँ पर किस स्तर की वहाँ पर पाई जाती है, और साथ ही साथ में खेलने कूदने के लिए, आपके शारीरिक विकास के लिए कौन से आयाम आप वहाँ पर हैंडल कर पाते हैं, और अनेक प्रकार की स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि न केवल आपके शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है, बल्कि साथ ही साथ आपके सांस्कृतिक और मानसिक विकास को भी उतना ही प्रभावित करती है। तो उन सभी फैसिलिटीज़ को किस प्रकार से वहाँ पर अरेंज किया जाता है, प्लान किया जाता है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन सुख सुविधाओं का उपयोग किस हद तक किया जाता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव विद्यालय में अध्ययन के दौरान एक विद्यार्थी पर, अधिगमार्थी पर पड़ता है। तीसरी बात आती है लोकेशन की। लोकेशन का मीनिंग यहाँ पर विद्यालय कौन से एनवायरनमेंट में है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में विद्यालय है, लगभग उसी टेरिटरी के बच्चे, उसी वातावरण के बच्चे आपके दोस्त होंगे, वो उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे, और उसी कैटेगरी के लोगों के साथ में निरंतर आपका संपर्क होता जाएगा। तो आपको ये देखना है कि विद्यालय अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स पहले तो एक वेल इक्विप्ड लोकेशन में स्थित होना चाहिए, और साथ ही साथ में वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे किस स्तर के हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि पीयर ग्रुप्स और आसपास के समूह का जो बड़ा प्रभाव है वह कहीं न कहीं उस बच्चे पर अधिकतम होता है जब हम एक विद्यालय के अंदर किसी भी स्तर पर बच्चे को अध्ययन के लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ये 3 अति महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि स्कूल एनवायरनमेंट से जुड़े हैं और एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पे बड़ा प्रभाव डालते हैं।
इसी क्रम में हम बात करें रोल ऑफ स्कूल इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो क्रो और क्रो ने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर समझाने की चेष्टा की है और उसमें उन्होंने बताया है कि सिंस वी सपोजली आर टीचिंग इंडिविजुअल्स नॉट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्कूल विद इन its budgetary personnel and curricular limitation to provide adequate schooling for every learner no matter how much it differs from every other learner। मीनिंग यहाँ पर कहने का यह है कि आपको विद्यालय के प्रबंधक होने के नाते वहाँ पर जो भी बजट आप खर्च करते हैं या पाठ्यशैगामी क्रियाओं की आयोजना जो आप करवाते हैं, तो वह इस प्रकार से प्लान्ड होनी चाहिए कि जो कि केवल एक बच्चे को ध्यान में न रखते हुए वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल से संपर्क नहीं रखते हैं, उसके विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े समूह के साथ में काम करते हैं। तो इस प्रकार से हर टीचर को और वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी सामूहिक रूप से उस विद्यालय के वातावरण के निर्माण में उत्तरदायी कारक हैं, उन्हें इस प्रकार से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए और इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा पर्सनालिटी के रिगार्डिंग यूनिक है, हर एक के गुण अलग हैं, हर एक के समझने की क्षमताएं अलग है और हर बच्चे को हम समान रूप से टैकल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अवधारणा क्रो और क्रो के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इस कारण से हमें किसी भी एक्टिविटी के कंडक्टिंग में, प्लानिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक प्रमुख कारक है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करें। रोल ऑफ स्कूल में बड़ा कुछ घटक जो हमारे सामने देखने में आ रहे हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स पोटेंशियलिटीज़। इसका मीनिंग है कि हमें प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, वह कौन कौन से क्षेत्रों में महारत प्राप्त है, कौन सा क्षेत्र उसके लिए बहुत रुचिपूर्ण है और किस में वह अपनी 100% एनर्जी को दे सकता है, इसका पूरा नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए। और इसी के कारण से सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा भी शिक्षा में आई कि एक एक बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करने से हम उसके शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और समग्र विकास की कहीं न कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे अलग अलग गतिविधियों में हैंडल करते हैं। सेकंड बात आती है एबिलिटी ग्रुपिंग। अलग अलग प्रकार के छात्रों में अलग अलग क्षमताएं पाई जाती है। कोई एक छात्र जो है वो म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है जितना कि वह सिंगिंग में अच्छा नहीं है, यानी वोकल में अच्छा हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल में अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। खेल कूद में किसी एक खेल में वह बहुत निष्णांत है जो कि आउटडोर गेम है, लेकिन इंडोर में वह इतना एबल नहीं है। तो इस प्रकार के बच्चों की ग्रुपिंग की जानी चाहिए कि कौन कौन से बच्चे किस किस खेल या पर्टिकुलर किस किस प्रकार की एबिलिटीज़ में ज़्यादा एबल हैं, तो उन्हें उसी रूप में शिक्षा दीक्षा दी जाए जिससे उनके उस पक्ष का विकास हो सके जिसमें कि वे कमज़ोर हैं, या उसी पक्ष को आगे बढ़ाया जा सके जिसे बढ़ाने पर वे सफलतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। तीसरी बात आती है एडजस्टिंग द करिकुलम। पाठ्यचर्या में होने वाले जो नित्य नए परिवर्तन है उसके अकॉर्डिंग स्कूल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या चेंजेस होने चाहिए, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस प्रकार के बदलाव हमें करने चाहिए, इसको स्कूल को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी गतिविधियों की आयोजना की जानी चाहिए। इसी क्रम में एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, कि एक टीचर क्लास में किस प्रकार से पढ़ाता है तो उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को अधिकतम फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी समायोजित करें कि प्रत्येक बच्चा उससे संतुष्ट हो और हम हर विद्यार्थी की समस्या का समाधान कर पाएँ। इसी क्रम में एडॉप्टिंग स्पेशल प्रोग्राम्स और मेथड्स फॉर इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन, कि अलग अलग प्रकार के जो बच्चे व्यक्तिगत रूप से किसी भी
कमी या किसी भी प्रकार की अच्छाई जो उसमें पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शंस में, अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में, प्लानिंग में और वे ऑफ टॉकिंग या जिसे हम प्रेजेंटेशन कह दें, उसमें हमें चेंजेस करने चाहिए, ताकि हम उन सभी विद्यार्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें जिनमें व्यक्तिगत रूप से अलग अलग प्रकार के कारक पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपस्थिति पाई जाती है। इसी क्रम में यदि हम टीचर्स की बात करें, मेनली जो 3 अलग अलग प्रकार के कारक हमने पूर्व में अध्ययन किए, तो टीचर्स की बात को यहाँ पर और विस्तारित आपको बताया जा रहा है कि यदि कोई भी टीचर एफिशिएंटली अपने बच्चों को या जो भी उसके शिष्य हैं, जो उनसे पढ़ने वाले होते हैं, तो उनकी कमज़ोरियों को वो पहचाने और उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए उसे कौन कौन सी गतिविधियों को करना चाहिए, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो वह टीचर निश्चित रूप से उन कमज़ोरियों को दूर करने का प्रयास कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को इस क्षमता से, एफिशिएंसी से पूरी तरह से निष्णात होना चाहिए कि वह अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन से या अपने एक प्रकार से निदानात्मक शिक्षण और रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से यह प्रयास करता रहे कि वह समस्याओं के कारणों को जाने और साथ साथ में समस्याओं से संबंधित क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, इनके बारे में उसका अध्ययन प्रॉपरली होना चाहिए। इसी क्रम में टीचर के एटीट्यूड की जो बात की गई है, इफ़ेक्टिव टीचर किस प्रकार का होना चाहिए और टीचर जो है वह किस प्रकार से स्टूडेंट को अपने अलग अलग तथ्यों के माध्यम से खुद के साथ में अटैच करता है, इसकी कुछ बातें क्वालिटीज़ ऑफ एन इफ़ेक्टिव टीचर के बारे में यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव टीचर जो कि स्कूल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, तो उन्हें अपने पेशे से या प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, अर्थात उनमें एक पैशन होना चाहिए कि हम टीचिंग जैसे एक नोबल प्रोफेशन में हैं और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो वे उतना ही संजीदा तरीके से अपनी सभी गतिविधियों को समायोजित करें कि वे बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। इसी प्रकार से एन इफेक्टिव टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स ए केयरिंग एटीट्यूड। तो एक टीचर को इस प्रकार का व्यवहार कक्षा के अंतर्गत करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को ये महसूस हो कि टीचर जो है वह स्पेशली और इंडिविजुअली मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। तो हर स्टूडेंट को टीचर के साथ में बॉन्डिंग फील हो, इस प्रकार का नेचर एक टीचर का होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इसी क्रम में एन इफेक्टिव टीचर कैन रिलेट टू हिज और हर स्टूडेंट्स, कि एक अच्छा टीचर वह कहलाता है जो बच्चों से कोरिलेट करने में या प्रत्येक बच्चे के साथ में अपने संबंध स्थापित करने में अपना अधिकतम समय लगाता है और हर बच्चे की प्लस और माइनस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्पिटेंसीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो इस प्रकार के टीचर का व्यवहार होना चाहिए जिससे वह विभिन्न विद्यार्थियों के साथ में एक प्रकार का बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। एन इफेक्टिव टीचर इज़ विलिंग टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी एक टीचर जो है वो एक बंधे बंधाए परंपरागत वातावरण से निकलकर कहीं न कहीं इनोवेटिव हो, अलग तरीके से सोचने वाला हो और अपने अधिकतम समय को इस बात के लिए यूज़ करे कि वह किस प्रकार से विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक टीचर को सोचना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे की कमजोरियों का पता लगाना और उन्हें निर्देशन परामर्श के माध्यम से आगे ले जाना एक टीचर का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। इसी क्रम में टीचर की जो अलग अलग इफ़ेक्टिवनेस की कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हम लीव करते हुए आगे बढ़ते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो आप यहाँ पर जो एनवायरनमेंट आपको पिक्स में दिखाया गया है तो उससे आप जान पा रहे होंगे कि एक बहुत ही उन्नत प्रकार का स्कूल या कॉलेज इस पिक में दिखाया गया है, जिसमें बच्चों को कार्य करने के लिए कंप्यूटर लैब अवेलेबल है, केमिस्ट्री की लैब, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को किस प्रकार से वो हैंडल करेंगे और
एक मैस जैसा भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उनके खान पान से संबंधित सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो ज़्यादातर आज जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि एक पेरेंट्स जो है वे अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ में एक अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाने की चेष्टा भी करते हैं। भले ही उसके लिए उन्हें कुछ एक्सपेंस भी करना पड़े तो वह उसके लिए तैयार हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ को विद्यार्थी को प्रोवाइड करवाने के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, उनमें उन्नति और प्रोन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और जितना बजट जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर एक स्कूल को खर्च करते हुए विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से लोकेशन की बात हम कर चुके हैं कि एक बड़ा खेल का मैदान, ग्रीनरी एनवायरनमेंट और जहाँ पर आप एक अच्छे एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकें, इस प्रकार के लोकेशन में आपका स्कूल सिचुएटेड होना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, जो कि एक प्रभावी वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो इस प्रकार से दो मेजर फैक्टर्स को हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारकों के रूप में अध्ययन किया, जिसमें हेरिडिटी जो आनुवंशिकता से प्राप्त गुण है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स का देखा और साथ ही साथ में वातावरण जिससे जुड़े हुए अनेक कारक एक व्यक्ति, अधिगमार्थी या लर्नर की ऑल ओवर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कारकों का ध्यान रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के इस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखते हुए हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की आयोजना, साथ ही साथ में ऑल ओवर एनवायरनमेंट डेवलप की जो हमारी एक प्लानिंग है, या किस प्रकार से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करें, कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए किस प्रकार से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएं और उन कमज़ोरियों के समाधान के लिए हम किस प्रकार से रेमेडियल टीचिंग मेथड्स को अपनाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों की समस्याओं का अधिकतम समाधान कर पाएँ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और अंत में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पुराने समय में परंपरागत तरीके से एक ही लाठी से सभी बैलों को हाँका जाता था, तो कम से कम आज इस वर्तमान युग में, आधुनिक युग में, इस बात को बिल्कुल निराधार कहा जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट जो भी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं उनके मुताबिक ये बात प्रूव हो चुकी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हर टीचर, हर स्कूल और हर परिवार को कहीं न कहीं सोचने की आवश्यकता है और बच्चों की नीड बेसिस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के निर्माण के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यह कारक जो है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में आज हम इतना ही पढ़ते हैं।